दोस्तों, करेंगे आज हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा विधानसभा की बात। पीलीबंगा विधानसभा में कितने हैं मतदाता, कितने हैं मतदान केंद्र और पिछला इतिहास क्या रहा है और वर्तमान में कौन कौन भागदौड़ कर रहा है, कौन कर रहा है तैयारी, कौन कर रहा है टांग खिंचाई, कौन कर रहा है चुगली चांटा। सब तमाम बातों पर हम प्रकाश आज डालेंगे और आप बने रहें हमारे साथ। करेंगे पीलीबंगा विधानसभा की बात। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं पीलीबंगा में 2023 के लिए अब मतदाताओं की संख्या क्या है। पहले उसके बारे में आपको बताते हैं। पीलीबंगा के अगर हम बात करें तो 1,51,548 मेल और 1,38,975 फीमेल, यानी 2,90,527 यहाँ पर मतदाताओं की संख्या वर्तमान समय में हो चुकी है। अगर हम पीलीबंगा क्षेत्र के मतदान केंद्रों की बात करें, यहाँ पर ईवीएम रखकर विधायकों का भाग्य का फैसला होना है। तो पीलीबंगा विधानसभा के अंदर अर्बन क्षेत्र के अंदर 47 और रूरल के अंदर 233, यानी 280 मतदान केंद्रों पर 2023 में जो विधानसभा चुनाव आने वाला है वहाँ पर इन मतदाताओं के द्वारा वोट डाले जाएंगे। अगर हम पिछला इतिहास उठाकर देखें, पीछे पलट कर देखते हैं तो 2003 में बीजेपी से जो कैंडिडेट रहे वे भी बताते हैं और कांग्रेस से किस किस ने भाग्य आजमाया था वह भी बताते हैं। 2003 में गंगाजल मील बीजेपी से खड़े होते हैं, लेकिन 21.64% ही वे मत प्राप्त करते हैं और चुनाव के अंदर हार जाते हैं। वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र मोची 2008 में अब अपना भाग्य आजमाते हैं। 30.02% उनको वोट मिलते हैं, लेकिन वे हार जाते हैं, जीत नहीं पाते हैं। फिर द्रौपदी मेघवाल 2013 में बीजेपी से भाग्य आजमाती है। पीलीबंगा विधानसभा के अंदर वे आती हैं और 33% वह मत हासिल कर वह जीत जाती है। वहीं 2018 की बात करें तो धर्मेंद्र मोची फिर अपना भाग्य आजमाते हैं और बड़ा दिलचस्प 2018 का चुनाव रहा था। विनोद गोठवाल 2018 में उनके सामने थे और मात्र 278 वोट से धर्मेंद्र मोची 2018 में जीते। बड़ा दिलचस्प और बहुत ही रोचक यह मुकाबला रहा था 2018 का पीलीबंगा विधानसभा का। तो चलिए दूसरी तरफ देखते हैं कि 2003 में कांग्रेस पार्टी से किसने भाग्य आजमाया। जगतार सिंह कंग, जो कि यहाँ के रहने वाले नहीं थे, लेकिन उनको टिकट दिया गया 2003 में और 20.26% वोट ही वे हासिल कर सके और हारे थे। फिर 2008 में कांग्रेस पार्टी आद्रा मेघवाल, जो कि इस दुनिया में अब नहीं है, 2008 में उनको यहाँ पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। 34.22% वे मत प्राप्त कर अपनी जीत दर्ज करवा देते हैं। 2013 की बात करें तो आईएनसी से विनोद गोठवाल नया चेहरा था, युवा चेहरा था, उसको मौका दिया गया, लेकिन 27.73% ही वह मत प्राप्त कर चुके और वे हार जाते हैं। वहीं दूसरी ओर फिर विनोद गोठवाल को 2018 में उम्मीदवार बनाया जाता है। आपको यह भी बता दें कि विनोद गोठवाल सचिन पायलट के नज़दीकी हैं। सचिन पायलट के द्वारा 2018 के अंदर हालांकि रावत सर के अंदर सभा भी की गई थी। और वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र मोची के लिए जोगी, जो मुख्यमंत्री यूपी के हैं, वे आए थे। दोनों के अंदर रोचक मुकाबला रहा था, बता चुके हैं। 2018 में सचिन पायलट भी सभा करते हैं, लेकिन उसकी सभा भी कोई ज़्यादा जो है असर नहीं डालती दिखी। वहीं दूसरी ओर योगी की सभा का प्रभाव दिखता है, इसीलिए वोटरों ने थोड़े अंतराल के बाद विनोद गोठवाल और धर्मेंद्र मोची के बीच में जो थोड़ा अंतराल था, हालांकि विनोद गोठवाल ने प्रयास जरूर किया।
लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। भाग्य धर्मेंद्र मोची का दिया, इसलिए वे 2018 में बीजेपी से विधायक वहां पर बने थे। आपको बता दें, धर्मेंद्र मोची जो है वो पहले नगर पालिका के अंदर सर्विस करते थे। सर्विस को छोड़कर वे राजनीति में आए और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। अगर हम 2003 की बात करें तो राम प्रताप कासड़िया यहाँ पर निर्दलीय के रूप में चुनाव जीत गए थे। 2003 में न बीजेपी और न कांग्रेस, दोनों का भाग्य नहीं यहाँ पर उभरा था, लेकिन निर्दलीय राम प्रताप कासड़िया जो कि जाखड़ावाली के रहने वाले हैं, वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 33.07% वोट लेकर अपनी जीत दर्ज करवा चुके थे। वहीं दूसरी ओर फिर पीलीबंगा विधानसभा को आरक्षित कर दिया गया। पीलीबंगा विधानसभा आरक्षित होने के कारण वहां एससी का कैंडिडेट ही वहां पर उम्मीदवार दोनों पार्टियों के द्वारा बनाया जाता है। चलिए, कुछ विधायक धर्मेंद्र मोची के द्वारा कांग्रेस पार्टी पर आरोप भी लगाए हैं। पहले आपको जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वह सुना देते हैं, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। आखिर आगे देखेंगे 2023 के जो चुनाव आने वाले हैं उसके अंदर कौन कौन अपना हाथ पैर मार रहा है, कौन कर रहा है तैयारी, और कौन लग रहा है सेटिंग में, और कौन किसी को बाहर का रास्ता दिखाने की हो रही है तैयारी। चलिए पहले धर्मेंद्र मोची को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। उसका कोई व्यवस्था की है, और अचानक ही जब से जब पता करती है तो एलडी कट से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। एक तो इस गर्मी के अंदर पानी की दिक्कत आ रही है, पानी सप्लाई नहीं हो रही है। दूसरी बात है दूरदराज एरिया, आप इधर हरदास वाली पल्लू एरिया में जाओ ना, तो वहां लोगों की देखो करे वहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, खेती के लिए ट्यूबवेल के लाइट नहीं मिल रही है। दूसरी बात, यदि लाइन फॉल्ट आ जाती है तब इनके पास खंभे नहीं है, तार नहीं है, और जो ट्यूबवेलों का कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं वो आज तक वो सूची वही पड़ी है। जबकि धानियां जोड़ने की बात आई, अब भी सामने आई थी, एमपी साहब ने बताई थी, राजस्थान सरकार ने अपना कोई धर्म नहीं निभाया, और पिछले गत भारतीय जनता पार्टी सरकार के बाद में इसने धानी योजना के अंदर एक भी कनेक्शन नहीं किया। परंतु तो आज मुझे दुख इस बात का है कि हमें एमएलए कोटे से वो लाइटें देनी पड़ रही है। एमएलए कोटे से एक धानी के लिए हम देने के लिए तैयार है, पर सरकार ने उस पर भी राइडर लगा दिया कि कम से 5 और 7 धानियों के ज्यादा मतलब नहीं होने के पर आप लाइट नहीं देते। सिंगल धानी वाला आज भी बेटा उन्होंने सौभाग्य योजना बंद कर दी, और धानी योजना के अंदर जो 100 मीटर योजना थी वो भी बंद करके 50 मीटर कर दी। और आज ट्यूबवेल के और घरेलू कनेक्शनों के लिए भी लोगों को चक्कर लगाने पड़े, डिमांड नोटिस उनके जारी हो चुके हैं, पैसे उनके जमा है, और ठेकेदार के हवाले ये सारा काम छोड़ दिया, जिसके कारण से स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार के कारण ये लोग घर बैठ के ठेकेदार भी काम करना बंद कर दिया, उनको पेमेंट नहीं हो रहे। इनके कमिश्नर इतना है, अध्यक्ष ने बताया जिला जो कमिश्नर है वो सत्य बात है। और आज राजस्थान भ्रष्टाचार के अंदर अव्वल है, चाहे थाने में चल जाओ, तहसील में चल जाओ, अपराधियों से पुलिस मिली हुई है। यह बात उसमें मैंने कहा था, उस वक्त ये भी कहा था कि एक पुलिस कर्मचारी के साथ जो रावसर पे चर्च पकड़ी गई थी, उसकी खेत जो उस व्यक्ति के साथ जो अपराधी साथ पकड़ी गए थे, पर उसके नाम पे मैंने उनको बता दिया। पर आज वर्तमान एसपी ने उसी आदमी को सस्पेंड किया, कल उसी आदमी को कल सस्पेंड किया, जो लगातार पूरे जिले के अंदर अपना काम करा था और अच्छा धंधा फैला रखा था, अपराधी से साठगांठ थी, पुलिस के नाक के नीचे करा था, पुलिस सूचना भी उससे द्वारा घटती थी। परंतु इतनी देर क्यों हुई? इसके कारण से जो नशे का कारोबार बढ़ा है और बढ़ा है, तो पुलिस की मिली भगत से बढ़ा है। और मैं तो एसपी साहब को आज भी कह रहा हूँ कि पुलिस की अभी मिली भगत है, उसको पारदर्शी करे, साफ सुथरा करे, ताकि हमारा जिला नशे से बच सके। तो सुना दोस्तों, धर्मेंद्र मोची बीजेपी से विधायक हैं, 2018 से विधायक चल रहे हैं। उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी पर कानून व्यवस्था को लेकर और ख़ास रूप से बिजली के कनेक्शनों को लेकर और बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर तमाम बातों पर फोकस डालते हुए आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था पर भी आरोप लगाए हैं, और पुलिस के द्वारा जो कार्रवाइयाँ हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर होनी चाहिए वह नहीं हो रही हैं। पुलिस और अपराधियों के मिली वक्त का भी उन्होंने जिक्र किया है। वहीं दूसरी ओर नशे का जो नेटवर्क है हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर बढ़ता जा रहा है। नशे के नेटवर्क को अगर देखें तो बहुत बड़े बड़े सौदागर यहाँ हनुमानगढ़ ज़िले की सीमा से आते हैं और आगे पंजाब में निकल जाते हैं, वहाँ पर सप्लाई
प्रतिदिन हो रही है और शराब जो गुजरात जा रही है वह भी हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर कहीं ना कहीं नहीं रुक रही। इन तमाम बातों पर उन्होंने आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया है। वैसे आपको बता दें कि धर्मेंद्र मोची वैसे सरल स्वभाव और अपने व्यवहार के कारण हनुमानगढ़ ज़िले की अगर बात करें तो विधायकों के अंदर कई लोग उन्हें भोला बाला विधायक के नाम से भी पुकारते हैं और सरल स्वभाव से सरल और उनके कार्यों से वह उनके जो पारिवारिक जो बताते हैं कि पूर्व से ही वे सज्जन के रूप में जाने जाते हैं और अपना रहन सहन व सादगी से करते हैं और लोगों से मिलनसार वे बनाए जाते हैं। जो भी हो उनकी छवि जो है पीढ़ी बंगा के अंदर लोगों के अंदर एक तरह से अच्छे गुणों की मानी जा रही है, लोग ऐसा ही बता रहे हैं। इसी बीच विधानसभा के अंदर उनका बलवान पूनिया से टाकरा भी होता है, आपको वह भी याद कराना चाहेंगे। बलवान पूनिया के द्वारा उनको विधानसभा के अंदर अपमानित करने के वाक़ये भी आए, बोल आए और उसके बाद फिर बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया, झंडे को उठाया और बलवान पूनिया ने हालांकि उनके व्हाट्सएप पर और बात करते हुए तो नहीं लेकिन व्हाट्सएप पर सॉरी उन्होंने ज़रूर मांगी थी कि गलती हुई है। और इस तरह के घटनाएं भी बीच बीच में होती रहती है। राजनीति के अंदर इस प्रकार के बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन हम भी कहेंगे कि व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। जैसे कि हनुमानगढ़ विधानसभा का जिक्र भी थोड़ा सा कर देते हैं। विनोद कुमार सज्जन व्यक्ति हैं, उधर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप व्यक्तिगत टिप्पणियों से हमेशा ही बचे रहे हैं और आदत में शुमार भी होना चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। राजनीति के अंदर विरोध करना, बुराई करना, जन कल्याणकारी नीतियों और जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उसके अंदर कमियां हैं तो उसका उजागर जरूर किया जाए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। जो भी है राजनीति है, क्यों लोग व्यक्तिगत टिप्पणी करती हैं वो तो वो जाने, हमें उससे कुछ नहीं कहना। लेकिन लोग जो कहते हैं, लोग जो चर्चा करते हैं उसका जिक्र वीडियो के अंदर हम जरूर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। विधानसभा 2023 के अंदर बीजेपी से कौन कौन से चेहरे लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं वह भी आपको बता ही देते हैं कि कौन कौन अपना भाग्य आजमाने के लिए हाथ पैर पीली बंगा विधानसभा में मार रहा है। तो चलिए दोस्तों, 2023 के लिए कौन कौन से चेहरे तैयारी में लगे हुए हैं, कुछ अंदर खाने लगे हुए हैं, कुछ सेटिंग में लगे हुए हैं, जिक्र करते हैं। पहले बीजेपी से अपने शुरुआत करते हैं। धर्मेंद्र मोची 2018 में वर्तमान के अंदर चुनाव में जीते हुए विधायक चल रहे हैं, पहले भी विधायक रहे हैं और छवि जो उनकी है सीधी सादी छवि मानी जा रही है। अगर बीजेपी के अंदर दूसरे चेहरे की बात करें तो कैलाश मेघवाल यह भी तैयारी करते नजर आ रहे हैं। उनका नाम भी पीली बंगा विधानसभा के अंदर पिछली बार भी लिया गया था, अब की बार फिर उनका नाम उछाला गया है। कैलाश मेघवाल पीली बंगा से विधायक की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर द्रौपदी मेघवाल जो कि पहले एक बार जीती थी और दोबारा फिर वह तैयारी के अंदर लगती है। द्रौपदी मेघवाल बीजेपी से अपनी तैयारी में लगती दिख रही है। कार्यकर्ता ऐसा ही कह रहे हैं, लोग ऐसी ही चर्चाएं पीली बंगा के अंदर शुरू कर चुके हैं। अगर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ नज़र दौड़ाएं तो कांग्रेस पार्टी में कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, जो लोग बता रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस से कुछ फ्लैक्स भी लगे हैं। फ्लैक्स की राजनीति भी चलती है, लोग पहले ही फ्लैक्स लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही विधानसभा चुनाव नज़दीक होता है वह फ्लैक्स लगाकर अपनी दावेदारी ठोक देते हैं और अगर टिकट नहीं मिलता है तो वह अपनी पहचान जरूर बनाना चाहते हैं। इसीलिए फ्लैक्स लगाने का सिलसिला अब चल निकला है और फ्लैक्स जो है कई लोग लगा देते हैं, लेकिन दूर दूर तक उनका राजनीति से कईयों का रिश्ता भी नहीं होता, लेकिन वह अपनी पहचान शहर के अंदर बनाने के लिए इस तरह के फ्लैक्स जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं वह सड़कों पर लगाकर इतिश्री कर फिर पार्टियों की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। कौन सी पार्टी से टिकट लें, कौन सी पार्टी में जावें, कौन सी पार्टी हमें बुला सकती है, इस तरह के कयास भी कई बार लगते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो प्रवीणा मेघवाल जो कि पूर्व MP की पुत्रवधू है,
वह तैयारी के अंदर दिख रही, सक्रिय दिख रही हैं और बार बार यहाँ भी प्रभारी मंत्री आते हैं, उनकी फ़ोटो वहाँ पर आपको खड़ी खिंचाते हुए मिलेगी। पहचान बनाना चाहती है और ये जताना चाहती है कि मैं राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हूँ। इसलिए परवीणा मेघवाल का नाम कांग्रेस पार्टी के अंदर अब कार्यकर्ताओं के द्वारा और जनता के द्वारा जनता के बीच में चला हुआ है। वहीं दूसरी ओर विनोद गोठवाल की बात करें, 2 बार चुनाव में हार चुके हैं और सचिन पायलट के नज़दीक हैं, क्योंकि सचिन पायलट चुनाव की इनकी सभाओं के अंदर आते रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में वाक युद्ध जारी है। सचिन पायलट का भविष्य आगे क्या होगा अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वे पार्टी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या पार्टी अलग बनाएंगे, या फिर बीजेपी में जाएंगे, या फिर हनुमान बेनीवाल के बाद साथ समझौता करेंगे, या फिर आप पार्टी के विकल्प भी खुले हुए हैं उसमें जाएंगे। तमाम बातें हैं, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट आखिर किधर जाएंगे, रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर रहेंगे तो फिर उनका क्या समझौता कांग्रेस से होगा, जो तमाम जो बातें हैं आगे देखने वाली हैं। लेकिन विनोद गोठवाल की बात करें तो वह सचिन पायलट के नज़दीक है और सचिन पायलट अगर पासा पलट लेते हैं, पासा पलटकर वह दूसरी तरफ पार्टी बना लेते हैं, जहां फिर किसी पार्टी में शामिल होते हैं, तो विनोद गोठवाल भी जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो बातें उठ रही हैं, वह सचिन पायलट के साथ जिधर जाएंगे वहां भी जा सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी के अंदर तो वर्तमान में है ही, लेकिन वे इस बार सुना जा रहा है कि अपनी पत्नी को चुनाव में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं, लोग चर्चाओं का दौर जारी है कि विनोद गोठवाल को टिकट शायद ही मिले, क्योंकि 2 बार हार चुके हैं। पार्टियों का नजरिया रहता है कि जो 2 बार लगातार चुनाव हार गया है उसको टिकट कम ही मिलता, इसलिए विनोद गोठवाल अपनी पत्नी को टिकट दिलाने के लिए प्रयासरत हैं, ऐसा लोगों के द्वारा कहा गया है। वहीं दूसरी ओर बरतराम मेघवाल के पुत्र श्याम सुंदर, जो कि नगर पालिका रावतसर के चेयरमैन चल रहे हैं, बरतराम मेघवाल MP रह चुके हैं और बरतराम मेघवाल अपने पुत्र को पीलीभंगा विधानसभा से टिकट दिलाने के प्रयास में लगे हुए हैं, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। ऐसे लोगों के अंदर चर्चा है कि बरतराम मेघवाल MP रह चुके हैं और उनका प्रभाव कांग्रेस पार्टी में जरूर है और अपने बेटे श्याम सुंदर के लिए वे टिकट की दौड़ में शामिल हैं और श्याम सुंदर को टिकट दिलाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर आद्रा मेघवाल, जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके परिवार, उसके पोते संजय को टिकट दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी बात सामने आई है कि संजय को कांग्रेस पार्टी से पीलीभंगा विधानसभा के अंदर उम्मीदवार बनाया जाए। और बात बीजेपी और कांग्रेस की है, अन्य कोई पार्टी इसमें दिखती नहीं। कांग्रेस में गंगाराम खटीक जो पार्षद हैं, वह भी कई दिनों से भ्रष्टाचार को लेकर पीलीभंगा में हंगामा मचाए हुए हैं। कांग्रेस का बोर्ड है और गंगाराम ज्ञापन पर ज्ञापन कोई भी मंत्री या कलेक्टर को यहाँ देते बहुत बार देखे गए हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध वे बोल रहे हैं और गंगाराम खटीक का नाम भी आगे पीलीभंगा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी से किया जा रहा है। जनता के अंदर यह भी चर्चा है, गंगाराम खटीक जो है वह सक्रिय हैं कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो जिन विधानसभाओं के अंदर पायलट का प्रभाव या पायलट के द्वारा पिछले दिनों जो सभाएं की गई हैं, वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार दौरा करने का प्लान भी बना चुके हैं और सचिन पायलट के प्रभाव को हनुमानगढ़ ज़िले की बात करें चाहे गंगानगर ज़िले की बात करें, वहां पर प्रभाव वह कम करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने प्लान अभी बनाया है। महंगाई राहत शिविर के बहाने वे लोगों को साधने का काम आगे आने वाले समय में करने वाले हैं। प्रोग्राम बन रहे हैं। सचिन पायलट की बात करें तो वे भी प्रोग्राम बना रहे हैं और अशोक गहलोत की बात करें वे भी प्रोग्राम बना रहे हैं। दोनों की आपसी जो लड़ाई है वो ख़त्म नहीं हो रही है। लेकिन जो पीलीभंगा विधानसभा की बात करें, यहाँ पर सचिन पायलट दौरा कर चुके हैं पहले, फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं, फिर दोबारा अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पीलीभंगा का दौरा बनता दिख रहा है और पीलीभंगा में वे महंगाई राहत शिविरों के बहाने वहां पर राजनीति की जो बिसात है वह भी बिठाने में लगे हुए हैं। ऐसी चर्चाएं जोरों पर पीलीभंगा विधानसभा के अंदर भी चल रही है।
बीजेपी की बात करें तो 22 मई को गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और एक सड़क का उद्घाटन करने वाले हैं, वे पक्का सारना में उद्घाटन करेंगे। कुछ एरिया हनुमानगढ़ विधानसभा, कुछ एरिया पीलीबंगा में पड़ता है और इस सड़क उद्घाटन के बहाने वे कार्यकर्ताओं में और मतदाताओं में कोई नई बात यहां कहकर जा सकते हैं और एक पीलीबंगा के अंदर बीजेपी पार्टी के द्वारा माहौल बनाने का काम इस बहाने से या फिर जन कल्याणकारी योजनाओं का व्याख्यान कर लोगों को प्रभावित करने का प्रयास जरूर शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं और फिर आगे आपको कोई और विधानसभा की जानकारी लेकर पेश होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।